नमस्ते। जय हिंद जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद वाजिद जी। मैं बढ़िया हूँ। लास्ट जो हम बात कर रहे थे, हमने कहा था कि भाई एक थ्योरी है जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है, दैट इज़ बिग बैंग थ्योरी। आज हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, जिसे हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति कह रहे हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यही तो हमारा टॉपिक है आज का। नमस्ते जी। देखिए साहब, क्या कहती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में ये बिग बैंग थ्योरी। आइए, स्वागत है सभी लोगों का। इस कॉन्सेप्ट को देने वाला शख्स कौन था? मैंने बताया था कि जॉर्ज लेमेटर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। जॉर्ज लेमेटर ने दिया था। बाद में एक शख्स हुए जिनका नाम था रॉबर्ट वैगनर। रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में इसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। 1967 में इसको क्या किया, बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। ये बात मैं कल लिखवा के चला गया था, कल से मतलब लास्ट क्लास में। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। ठीक है, स्वागत, अभिनंदन। कौन थे जॉर्ज लेमेटर? मैंने आपको बताया था कि बेल्जियम के पादरी हुआ करते थे ये। जॉर्ज लेमाइटर जो हैं, जिन्होंने 1927 में इस थ्योरी को दिया था। कौन थे? बेल्जियम के पादरी थे। एक कंट्री है बेल्जियम, बेल्जियम के पादरी थे जॉर्ज लेमेटर। किसके पादरी थे? बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेटर इस कॉन्सेप्ट को देते हैं। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, जरा इस बात को देखिएगा। थ्योरी क्या कहती है? इन्होंने बताया, हाँ, गुरु यूनिवर्स की दूसरी क्लास है ये। ठीक है, दूसरी क्लास है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि देखिए, आज से 13.7 वर्ष पूर्व, 13.7 देखिए क्या कहता है कॉन्सेप्ट, क्या है ये, बल्कि ऐसे लिखिए कि क्या कहता है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है? थोड़ा सा अगर मैं आपसे कहूं तो आपको कितनी अजीब लगेगी ये बात कि हम सब, जो हमें दिख रहा है ब्रह्मांड में, हम सब पहले एक ही जगह थे। एक ही जगह थे, एक गोल जैसी चीज थी। कुछ लोग तो ये तक कह देते हैं कि ये गोल जैसी चीज इतनी ही थी, मटर के दाने के बराबर। कि क्या बात कर रहे हो, कि मटर के दाने के बराबर कैसे हो सकता है, कि मटर के दाने के बराबर ये चीज, इससे इतनी चीजें निकली। हाँ, ये भी मान्यता है कि मटर के दाने के बराबर अप्रोक्स ये चीज रही होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले एक बॉडी थी। सबसे पहले एक पिंड था। इनिशियल फेज में देयर वाज ए बॉडी, एक पिंड हुआ करता था। अच्छा, पिंड था, क्या थी उसकी खास बातें? उन्होंने बताया कि इस बॉडी की खास बात यह थी कि इसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। घनत्व माने ये बहुत ज्यादा डेंस था, और डेंस होने की वजह से इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। एक बॉडी थी विद हाई डेंसिटी, जिसका घनत्व ज्यादा था।
जिसका घनत्व, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी और साथ में ज्यादा था इसका टेम्परेचर। क्या था? साथ में ज्यादा था इसका टेम्परेचर, जिसका तापमान, जिसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। एक ऐसी चीज जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। तो इसमें क्या हुआ कि इस टेम्परेचर, इसमें ब्लास्ट हुआ। क्या हुआ? इसमें होता है ब्लास्ट, कॉस्मिक एक्सप्लोजन। क्या होता है? कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ। ठीक है। जब ये बॉडी थी, इस बॉडी को बना लीजिए ताकि पता रहे। इन्होंने कहा कि भाई इनिशियल फेज में एक बॉडी थी इस तरीके से, और इस बॉडी में इन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा तो था टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। बस फिर क्या होता है, इसमें ब्लास्ट हो गया, इसमें हो गया ब्लास्ट, इसमें ब्लास्ट हो गया, इसमें ब्लास्ट हो गया, जिसे हमने कॉस्मिक एक्सप्लोजन कहा। कि एक घटना हुई ब्लास्ट होने के बाद, जिसे कॉस्मिक एक्सप्लोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मिक एक्सप्लोजन। अब जैसे ये फटा, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे करण, क्यों नहीं मिलेंगे। ठीक है, आप कहां से हो? हम तो उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है। एक जब कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ, इस कॉस्मिक एक्सप्लोजन के बाद बहुत सारा मैटर निकला। इसके बाद बहुत सारा मैटर निकला, बहुत सारा द्रव्य निकला। मैटर किस कहते हैं जिसे, है ना। एक बहुत ज्यादा मैटर निकला। ये जो मैटर था, ये मैटर काले रंग का था। किसका था? ब्लैक कलर का। और इसी को डार्क मैटर कहा गया। ये क्या कहलाया? ये कहलाया डार्क मैटर। डार्क मैटर। कितने बच्चे ऐसे हैं क्लास में जिन्होंने, हाँ सर हमने डार्क मैटर जैसा एक शब्द सुना तो है। क्या होता है? एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ, कॉस्मिक एक्सप्लोजन, और उसमें से एक द्रव्य निकला, एक मैटर निकला। ये मैटर कैसे रंग का था? ये मैटर काले रंग का था, और इसी को क्या कहा गया? डार्क मैटर। बाद में इसी डार्क मैटर से, बाद में क्या होता है, यही जो डार्क मैटर है, इस डार्क मैटर से, इसी डार्क मैटर से, इसी डार्क मैटर से, आपने डार्क मैटर शब्द सुना है? डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये सब वो हैं जो फटने के तुरंत बाद निकली। ठीक है। देखिए, डार्क मैटर जो है, इसी डार्क मैटर से क्या बने? इसी डार्क मैटर से कुछ चीज बनती चली गई। इसी डार्क मैटर से तारे, ग्रह और उपग्रह बने। इसी से बने तारे, स्टार्स। उसी के बाद बने इसी डार्क मैटर से ग्रह, प्लैनेट्स, और क्या बने? उपग्रह बने, सैटेलाइट। अब एक प्रश्न निकलकर आता है कि ये जो डार्क मैटर है, ये जो डार्क मैटर निकला है, क्या सारा डार्क मैटर ग्रह उपग्रह बन गया? क्या सारे डार्क मैटर से तारे बन गए? मैं आपको बता दूं, इस डार्क मैटर का ज्यादा से ज्यादा 1% ऐसी चीज है जो तारे, ग्रह और उपग्रह बन गए। मतलब सर, भैया मतलब बात यह है कि ये डार्क मैटर आज भी यूनिवर्स में है, और इसी डार्क मैटर से रिलेटेड एक चीज है जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? डार्क एनर्जी। ठीक है। इसी से, इसी डार्क मैटर से क्या बने? तारे बने। इसी डार्क मैटर से क्या बने? ग्रह बने। इसी डार्क मैटर से उपग्रह बने, ईटीसी ये बनते चले गए। अब आप मुझे एक चीज बताइए, ठीक है, कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ,
डार्क मैटर निकला, वो ठंडा होता चला गया, उससे ग्रह उपग्रह तारे सितारे सब बनते चले गए। क्या बने? तारे सितारे सब बनते चले गए। प्रश्न ये उठता है कि क्या सारा डार्क मैटर इनमें कन्वर्ट हुआ? नहीं, सारा डार्क मैटर इसमें कन्वर्ट नहीं हुआ। डार्क मैटर आज भी विद्यमान है। ठीक है, अब एक बात आप समझिए, जब कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ होगा, जब कॉस्मिक, तो कोई चीज कैसे फटती है? धम, इस तरीके से। तो इसका मतलब तो ये है कि हाँ, ब्लैक होल, सब चीज, ब्लैक होल क्या है? तारे की मरी हुई स्थिति है। जब कोई चीज ऐसे फटी होगी तो सीधी सी बात यह है कि ऐसी स्थिति में फटने के बाद क्या होगा? इसका मतलब चीजें फैल रही होनी चाहिए। मगर अगर ब्लास्ट ऐसे हुआ है तो मैटर आज भी दूर भग रहा होगा कि नहीं भग रहा होगा? आज भी मैटर दूर भग रहा होगा। ठीक है, इसके हिसाब से बात यह है कि आज भी ब्रह्मांड का विस्तार होना चाहिए। अगर हम कॉस्मिक एक्सप्लोजन की बात पर विश्वास करें, अगर हम बिग बैंग की बात पर विश्वास करें, अगर हम बात करें बिग बैंग पर, हम बात करें इस कॉस्मिक एक्सप्लोजन पर, कॉस्मिक एक्सप्लोजन पर विश्वास करें, कॉस्मिक एक्सप्लोजन, अगर इस पर विश्वास किया जाए, इसके अनुसार, इसके अनुसार क्या होना चाहिए? इसके अनुसार आज भी ब्रह्मांड को फैलता रहना चाहिए। ठीक है, इसके अनुसार ब्रह्मांड का आज भी विस्तार होते रहना चाहिए। ब्रह्मांड का आज भी विस्तार होना चाहिए, आज भी विस्तार होना चाहिए। कैसे? डायग्राम से समझो। मान लीजिए देयर इज ए कॉस्मिक एक्सप्लोजन, कोई कॉस्मिक एक्सप्लोजन ऑकर होता है, तो इस तरीके से, भाई इसी तरीके से एक्सप्लोन होता है। ठीक है, तो होना यह चाहिए कि आज भी ब्रह्मांड का विस्तार होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल लिखने का मौका देंगे। ठीक है अर्पिता जी, अगर कोई घटना होती है, मान लीजिए ये कोई कॉस्मिक एक्सप्लोजन था, क्या हुआ है? कोई कॉस्मिक एक्सप्लोजन। इसी कॉस्मिक एक्सप्लोजन को आपने क्या नाम दिया है? हमने इसको साहब बिग बैंग कहा था। क्या कहा था? बिग बैंग। तो होना क्या चाहिए इसके हिसाब से? तो आज भी ब्रह्मांड का एक्सपेंशन होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सपेंशन। क्यों बाबू? यस और नो लिखो। आज भी ब्रह्मांड का विस्तार होना चाहिए, है ना? इंग्लिश में लिखिए। अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू इट, देयर शुड बी एक्सपेंशन। जो पढ़ाया जाए पहले उस पे यस नो बोलो। क्यों? आज भी एक्सपेंशन होना चाहिए। हां, यह बात अब साबित हो चुकी है। अगर इसकी बात करें तो यह बात प्रेजेंट सिनेरियो में साबित हो चुकी है। यह बात डॉपलर प्रभाव से साबित हो चुकी है। डॉपलर प्रभाव से साबित हो चुकी है। डॉपलर प्रभाव से साबित हो चुकी है। इट वॉज प्रूव्ड बाय डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट से यह बात साबित हो चुकी है। फिर एक दिमाग में बात आती है कि डॉपलर इफेक्ट क्या है? इससे कैसे पता चलेगा कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है? क्यों जी? बात तो यह भी है ना कि सर यह बात डॉपलर इफेक्ट से कैसे पता चलेगी कि डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि भाई ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है, तो कैसे विस्तार हो रहा है, कैसे पता चला? आइए साहब देखिए, कोई भी चीज, हाँ लिखिए, आप लिखिए इसको। कोई भी चीज जब चमकती है तो उससे प्रकाश आ रहा होता है।
हाँ या नहीं। भाई कोई भी चीज अगर चमक रही है तो उससे लाइट आ रही होती है बेटा। बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि कमेंट आपके फर 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 ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। हमसे केवल वही कमेंट करें। हम तो ये सलाह देंगे आपको कि अब इस समय जो क्लास चल रही है रिगार्डिंग दिस कोई डाउट है एकदम रोक कर पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, हमने आपको आप अपने टेलीग्राम चैनल पे एक्सेस दे रखा है ना, जीएस बाय सुशांत सर पे। हम उसमें बताते रहते हैं, उसमें पूछ रहे ना क्लास में क्या होगा ना, ठीक है। देखिए साहब, डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है, कैसे पता चला कि ब्रह्मांड आज भी एक्सपेंड कर रहा है। व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट? व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट? क्योंकि यह साउंड में भी काम करता है। प्रकाश का डॉपलर प्रभाव क्या है? प्रकाश का डॉपलर प्रभाव क्या है? व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट? इसको नोट कीजिए, करिए इसको नोट। नोट करने के समय बच्चे बोलते हैं सर नोट करने का समय नहीं मिला, ठीक है, करिए इसको नोट जल्दी से। डॉपलर इफेक्ट डालिए फिर। चलिए देखिए, डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है। यह कहता है कि अगर दो चीजें हैं, दो चीज, पहली वो जो प्रकाश निकाल रही है वो प्रकाश की उत्सर्जक है ना, जो एमिटर ऑफ लाइट है, एमिटर ऑफ लाइट है। एक वो जो लाइट को देख रहा है, एक वो है जो पर्यवेक्षक है, विच इज ए ऑब्जर्वर, ए ऑब्जर्वर है। तो ये कहते हैं कि इनके और इनके बीच में अगर कोई दो चीज इस तरीके से हैं, एक वो चीज है, एक वो चीज है जो लाइट को देख रहा है, एक वो है जिससे लाइट आ रही है। अगर इन दोनों के साथ साथ कोई दिक्कत है, मान लो कि इनके बीच की दूरी घट रही है या बीच की दूरी बढ़ रही है, मान लो जिससे लाइट निकल रही है वो देखने वाले के पास आ रही है या जिससे लाइट निकल रही है वो देखने वाले से दूर जा रही है, तो एक बदलाव देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें दो कंडीशन पैदा होंगी, इसमें दो कंडीशन हैं। पहली कंडीशन, जो प्रकाश का उत्सर्जक है, निकालने वाली चीज है, और जो प्रकाश को देख रहा है, उनके बीच की दूरी घट रही हो। डिस्टेंस बिटवीन एमिटर एंड ऑब्जर्वर इज नंबर 1 इंक्रीजिंग, नंबर 2 डिक्रीजिंग। हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखो कि पर्यवेक्षक और उत्सर्जक के बीच की दूरी घट रही है, और क्या ही है, एक्स मैंने फट जाना, ब्लास्ट कर जाना, ठीक है। समझिए, या तो भाई
एक चीज वो जो लाइट निकाल रही है, एक चीज जो लाइट देख रही है। हो सकता अब जब मान लो तुम हो, कोई ट्रक है वो लाइट निकाल रहा है, तो लाइट या तो वो आपके पास आ रहा होगा या आपसे वो दूर जा रहा होगा। दो स्थिति पैदा होती है कि या तो ऑब्जर्वर और एमिटर के बीच में दूरी घटे या फिर दूरी बढ़े। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई एक एमिटर है, हम मान रहे हैं कि यहां से लाइट निकल रही है, यहां से इससे लाइट निकल रही है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हो कि हमारा जो वायुमंडल है वो एक प्रिज्म की तरह कार्य करता है। हमारा वायुमंडल प्रिज्म की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? प्रिज्म की तरह, जिससे स्कैटरिंग होती है लाइट की। क्या होती है? स्कैटरिंग। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये कोई एमिटर है, ये कोई उत्सर्जक है लाइट का, उत्सर्जक है ना। तो इससे लाइट जब निकलेगी तो इससे लाइट निकलने के बाद लाइट यहां एंटर करेगी। मान लीजिए यहां लाइट गई है, तो ये लाइट 7 भागों में टूट जाती है। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग और एक है 7वां भाग। जब वो वायुमंडल से होकर गुजरेगी, किसी से कोई लाइट आ रही है, अब वो हमारे वायुमंडल से होकर गुजरेगी, हम नीचे से देख रहे हैं, वायुमंडल प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, तो वो उस लाइट को, इससे निकलने वाली जो भी लाइट है, इस लाइट को 7 भागों में तोड़ देगा। इस लाइट को क्या करेगा? इस लाइट को 7 भागों में तोड़ देगा। क्या होते हैं 7 भाग? ये 7 भाग हैं वायलेट, इंडिगो, ये जो इंद्रधनुष कहते हैं, विबग्योर। समझ गए? नहीं समझ में आई? डिस्पर्जन होता है, 7 भागों में लाइट को तोड़ देता है। डोपलर साहब ने इसी बात को पकड़ लिया। ठीक है, वायुमंडल मींस एटमॉस्फेयर, आवर एटमॉस्फेयर विल एक्ट एज ए प्रिज्म। इसी बात को पकड़ लिया किन्होंने? डोपलर साहब ने। मेरे बाबू, अगर आपको दिखाई दे कि तुम्हारी लाइट जो है वो धीरे धीरे लाल रंग की तरफ को मुड़ रही है, उसमें क्या होता है कि लाइट टेढ़ी होती है, प्रिज्म में घुसेगी तो ऊपर नीचे दिखाई देती है। अगर तुम्हें दिखाई दे कि लाइट की शिफ्टिंग लाल रंग की तरफ को हो रही है, इस तरफ को, रेड कलर की तरफ को हो रही है, तो समझ लेना दूरी बढ़ रही है। जब लेयर, क्योंकि अगर शिफ्टिंग लाइट की लाल रंग की तरफ हो तो दूरी बढ़ रही है, और शिफ्टिंग अगर ब्लू कलर की तरफ को हो तो समझ लेना कि दूरी घट रही है। ये याद रखना, इसको बोलते हैं, पहली वाली कंडीशन क्या है? रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रही है लाइट। लाइट किस तरफ जा रही है? रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो। रेड कलर की तरफ अगर लाइट हो रही है शिफ्ट, और एक होता है लाइट ऊपर से ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट हो। किसकी तरफ? ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट हो। यहीं से पता चल जाएगा कि दूरी घट रही है या बढ़ रही है। किसी भी उत्सर्जक से, किसी भी एमिटर से आने वाली लाइट हमारे एटमॉस्फेयर से गुजरती है। आवर एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए प्रिज्म, वो लाइट को 7 भागों में तोड़ देता है, और हम ये देख पाते हैं कि लाइट किस तरफ को झुकी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि लाइट रेड कलर की तरफ को झुकी हो, ऐसा भी हो सकता है कि लाइट ब्लू कलर की तरफ झुक जाए। जब रेड कलर की तरफ झुकती है तो इसका यह माना जाता है कि बीच की दूरी बढ़ रही है, और जितने भी ब्रह्मांड में चीजें हैं उनसे जो लाइट आती है वो रेड कलर की तरफ झुकी हुई होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जहां हम धरती पर बैठे हैं, जिस बॉडी को हम देख रहे हैं वो हमसे दूर जा रही है। क्या जा रही है? हमसे दूर जा रही है, और लगातार शिफ्टिंग होती रहती है, ज्यादा ज्यादा। तो इसका मतलब यह है कि लगातार दूर जा रही है, जो इस बात को साबित करता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है। ठीक है, नहीं समझे? पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे बाबू, समझे बात? अगर प्रिज्म से टूटी हुई लाइट मान लो लाल रंग की तरफ को चली जाए, तो सोच लेना कि ये जो वस्तु है ये हमसे दूर जा रही है, और नीले रंग की तरफ आ जाए तो समझ लेना कि ये वस्तु हमारी तरफ आ रही है। ब्रह्मांड में आप किसी भी चीज को देखो, ब्रह्मांड को आप किसी भी चीज को देखो, उससे आने वाली लाइट रेड कलर की तरफ को शिफ्ट कर जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि वो चीज हमसे दूर जा रही है और लगातार ज्यादा शिफ्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है? कि लगातार चीजें दूर जा रही हैं। साबित, ब्रह्मांड फैल रहा है। ठीक है, ब्रह्मांड फैल रहा है।
जिनको नहीं समझ, साइंस का कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा, मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। याद रखना, ब्रह्मांड से आने वाली लाइट ब्रह्मांड से कि किसी बॉडी, यहां से समझ में आ जाएगा, किसी वस्तु से आने वाली लाइट इफ ए लाइट coming from a cosmic body coming from a cosmic body इससे आ रही है, तो ऑब्वियस बात है ये किससे गुजरेगी सर, ये हमारे वायुमंडल से गुजरेगी, जो प्रिज्म की तरह काम करेगा। वायुमंडल से गुजरकर, वायुमंडल से गुजरकर, वायुमंडल से गुजरकर दो फिनोमिना शो करेगी। पास्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, पास्ड फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यहां से गुजरकर दो प्रकार के फिनोमिना शो करेगी। या तो, क्योंकि टूटना तो उसको 7 रंगों में है ही, टूटना तो इसको 7 रंगों में है ही, से गुजरकर या तो लाल रंग की तरफ झुकेगी या फिर नीले रंग की तरफ। पहली कंडीशन, लाल रंग की तरफ झुकाव रखेगी, लाल रंग की तरफ जाएगी। शिफ्टेड टुवर्ड्स रेड कलर, शिफ्टेड टुवर्ड्स रेड कलर, तो याद रखना इसका अर्थ होता है वस्तु दूर जा रही है। क्या हो रही है? वस्तु, हाँ, इंडियन ज्योग्राफी भी आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे, है ना। वस्तु क्या जा रही है, इस केस में माना जाता है कि वस्तु दूर जा रही है, वस्तु दूर जा रही है। दूसरा, नीले रंग की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्या हो जाए? नीले रंग की तरफ शिफ्ट, तो याद रखना इसका माना जाता है कि वस्तु पास आ रही है। वस्तु क्या आ रही है? पास आ रही है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे कमेंट करके बताइए कि ब्रह्मांड से आने वाली लाइट वो नीले रंग की तरफ झुकती है कि लाल रंग की तरफ? कमेंट करो फटाफट कि ब्रह्मांड से जो लाइट आती है, किसी वस्तु से जो लाइट निकल कर आती है, वो नीले रंग की तरफ झुकी हुई दिखाई देती है कि लाल रंग की तरफ झुकी हुई दिखाई देती है? आपका उत्तर होगा सर वो लाल रंग की तरफ झुकी हुई दिखाई देती है। इसका अर्थ ये है, हेलो बेटा, इसका अर्थ ये है कि सर चीजें हमसे दूर जा रही हैं, ब्रह्मांड फैल रहा है। बिग बैंग थ्योरी इसको बहुत हद तक साबित कर देती है। उम्मीद करता हूं ये वाली बात जो है एकदम से साबित हो गई है। ठीक है, क्लियर हुई बात? हाँ, लाल रंग की तरफ शिफ्ट होती है। चलिए, इसको साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया। चलिए, नोट कर लिया। अब आइए एक करंट की न्यूज पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक करंट की न्यूज पर आइए। डालिए हेडिंग, महामशीन का प्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबने सुना होगा महामशीन का प्रयोग, महामशीन का प्रयोग या LHC। महामशीन का प्रयोग जो उस स्थिति को सुलझाना, देखिए जिस समय ब्लास्ट हुआ ठप, उस समय एग्जैक्ट क्या हुआ था, सबसे पहले कौन बना,
सबसे पहले कौन बना? भाई ठीक है, विस्फोट के बाद तारे बने, ग्रह बने, एकदम से विस्फोट हुआ विद इन ए सेकेंड, क्या बना, इस बात की जानकारी करना चाहते थे कि क्या है। इसीलिए LHC लाई गई। क्या लाई गई? लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, एक मशीन जिसके बारे में कहा गया था, हम उस समय BSc में थे, है ना, ये मशीन बताते हैं, अभी हम BSc में थे तो हम न्यूज़ देख रहे थे, तो उसमें पता चला कि ये मशीन शुरू हो जाएगी, धरती खत्म हो जाएगी, ऐसी तक बातें चली थी। ठीक है, डालिए LHC का प्रयोग या महामशीन का प्रयोग, महामशीन का प्रयोग, महामशीन का प्रयोग। मल्टी यूनिवर्स हैं, ये पक्की बात है, हो सकता एक ही नहीं, बहुत सारे यूनिवर्स हों। चलिए, कितने लोगों ने महामशीन शब्द सुना है? कितने लोगों ने महामशीन शब्द सुना है? कितने लोगों ने इस शब्द को सुना है कि हाँ जी महामशीन शब्द हमने सुना है? गोपाल सिंह बार बार कमेंट करो बेटा, आपके चक्कर में और भी कमेंट, हम बोल दिए हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, डालिए हेडिंग महामशीन का प्रयोग, महामशीन का प्रयोग। महामशीन का प्रयोग, महामशीन का प्रयोग, महामशीन या LHC का प्रयोग। ठीक है, सबसे पहले देखिए LHC क्या होती है, क्या था LHC का प्रयोग। LHC इसकी फुल फॉर्म है लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। क्या है इसकी फुल फॉर्म? लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। ठीक है, इसे LHC या महामशीन भी कहते हैं, महामशीन भी कहते हैं। किसने किया था इस प्रयोग को? किसने किया था इस प्रयोग को? बाय वूम? इस प्रयोग को किया था यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च नामक संस्था ने किया था। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे सर्न भी कहा जाता है। किसने किया था? इस प्रयोग को किया था न्यूक्लियर सेंटर फॉर यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे सर्न कहा जाता है, सर्न ने किया था। ठीक है, क्या, कहां किया था? कहां किया था? कहां किया था? इस प्रयोग को किया गया था जेनेवा में। कहां किया गया था? जेनेवा में किया गया था, जेनेवा में, जेनेवा में किया गया था, जेनेवा में। क्यों कर रहे थे इस प्रयोग को? प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट, है ना, एक्सपेरिमेंट। वाई, क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? वाई, क्यों इस एक्सपेरिमेंट को किया जा रहा था? मेरे प्यारे साथियों, एक हमारे वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस। कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस थे, तो ये अमेरिका में रहते थे लेकिन इंडियन थे। SN बोस, SN बोस, इन्होंने सबसे पहले बताया, देखो सुनो, कि जिस समय एक्सप्लोजन हुआ था, जिस समय एकदम से फट से ब्लास्ट हुआ, सबसे पहले एक चीज बनी,
इन्होंने कहा था कि सबसे पहले गॉड पार्टिकल बना था। सबसे पहले एक पार्टिकल बना था। सबसे पहले क्या बना? एक पार्टिकल। सबसे पहले एक पार्टिकल, एक कण। सबसे पहले बना एक कण, जिन्होंने जिन उन्होंने कहा कि ये गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल। सब समझ गए? सब इस बात को समझ गए कि साहब यही वो गॉड पार्टिकल है जो सबसे पहले बना था। कि अरे ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या बना? कि अरे भैया ब्रह्मांड में सबसे पहले गॉड पार्टिकल बना। कि अगर ये पता चल जाए कि गॉड पार्टिकल कैसे बना था, तो ब्रह्मांड कैसे बना ये रहस्य सुलझ सकता कि नहीं सुलझ सकता? कि हाँ भाई सुलझ सकता। तो यार ये तो फिर इसको प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। बोले कैसे पाओगे? बोले क्यों नहीं पा सकते? बोले यार तुम समझो, तुम समझो कि जिस समय कॉस्मिक एक्सप्लोजन हुआ, जिस समय ये ब्लास्ट हुआ, जिस समय ये ब्लास्ट हुआ होगा, उस समय कितनी गर्मी रही होगी। क्या इतनी गर्मी पैदा कर सकते हो? बोले हां। दुनिया में तो नहीं पैदा कर सकते, लेकिन लेकिन इसे हम पैदा कर सकते हैं एक जगह, लेबोरेटरी में। कि हाँ भाई लेबोरेटरी में तो कर सकते हैं। तो देखेंगे कि ये गॉड पार्टिकल कैसा था। गॉड पार्टिकल को हिंदी में गॉड पार्टिकल ही कहते हैं। ठीक है, गॉड पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कहते हैं। कि अच्छा तो इसकी खोज की जाए, देखते हैं क्या डाटा निकलता है। पता चल जाएगा ब्रह्मांड में सबसे पहले क्या बना, फिर सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। ये सब चर्चा चलनी शुरू हुई तो सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस ने कहा था कि भाई सबसे पहले एक पार्टिकल बना था जिसे इन्होंने गॉड पार्टिकल कहा। क्या कहा? गॉड पार्टिकल। इसे हिग्स बोसोन भी कहते हैं, क्योंकि बाद में एक वैज्ञानिक पीटर हिग्स थे। पीटर हिग्स ने भी कहा कि हाँ सबसे पहले देयर इज ए सिंगल पार्टिकल, एक ही पार्टिकल बना होगा जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। इसे हिग्स बोसोन भी कहते हैं। इसे हिग्स बोसोन भी कहते हैं कि दो ही पार्टिकल हैं। ये जो संस्था थी, ये जो संस्था थी सर्न, इसने ट्राई किया कि लेट्स गो विद ए गॉड पार्टिकल। हम कोशिश करेंगे कि हम गॉड पार्टिकल को खोजें। ये क्यों कर रहे थे? गॉड पार्टिकल को खोज रहे थे। गॉड पार्टिकल ये खोज रहे थे। डार्क मैटर कैसा हो सकता है ये खोज रहे थे, जिसे वैज्ञानिकों की दुनिया में एक चीज और कहा जाता है, वन मोर डायमेंशन, जिसका आज तक किसी को नहीं पता। कि ये ग्रह वृत्त सबने देखे हुए हैं, ऐसा कुछ इसमें है नहीं जो समझ में ना आए। बहुत सिंपल चीज है। क्यों बच्चों? बताइए कमेंट करके। बहुत सिंपल चीज है यार, बहुत बेसिक बात बता रहा हूं। ठीक है, वन मोर डायमेंशन कॉन्सेप्ट को खोज कर रहे थे। वन मोर डायमेंशन, इन सब की क्या कर रहे थे? इन सब की खोज कर रहे थे। इनकी क्या कर रहे थे? इनकी खोज, कि चलो इनको ढूंढा जाए। खोज कर रहे थे इनकी डिस्कवरी के लिए। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई साहब? साइंटिस्ट का नाम याद रखें, साइंटिस्ट नाम लिखवाए ही नहीं है। हाँ ये याद रखने हैं, सत्येंद्र नाथ बोस जिन्होंने गॉड पार्टिकल का कॉन्सेप्ट दिया। बाद में इसी को हिग्स बोसोन कहा गया। देखिए पूरी बात सुनिए। महामशीन का प्रयोग LHC, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, ठीक है, किसने किया था? एक एजेंसी है, यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे सर्न कहा जाता है। कहां किया गया था? जेनेवा में किया गया है। क्या खोज रहे थे? खोज रहे थे गॉड पार्टिकल को, खोज रहे थे डार्क मैटर को। डार्क मैटर जो मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी चीज कि ये तारे वारे तो कुछ नहीं है, इसके अलग भी बहुत कुछ मैटर ब्रह्मांड में फैला हुआ जो दिखता भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट जो चलता था वन मोर डायमेंशन, इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी के लिए प्रयोग किया गया। क्या हुआ इस प्रयोग में? देखिए, चलें, क्या नोट कीजिए।
एक कह रहे हैं आप जहां तहां वहां मन लिख दे। अरे भाई थोड़ी बहुत बातें बतानी पड़ती हैं, ठीक है। बोरिंग है नहीं तुम्हें लग रहा है। क्या हुआ था साहब, देखिए ये जो एलएचसी थी ये कैसे बनाई गई थी। ये धरती से 100 फीट नीचे थी। धरती से 100 फीट नीचे एक मशीन बनाई गई थी जो ऐसी दिखती थी, इस तरीके से गोल दिखती थी। धरती से 100 फीट नीचे सुरंग खोदी गई थी। कितनी? 100 फीट नीचे। और इस 100 फीट नीचे धरती पे, जमीन पे इस तरीके से, ये जो 100 फीट नीचे है ये सुरंग खोदी गई थी धरती में, गोल ऐसे। इसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखना, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, इसका मतलब यह है कि आपने कभी लेवल की पढ़ाई की ही नहीं है ना। जब आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें सिर के ऊपर से लगे समझ लो कि फिर मामला गड़बड़ है, ठीक है। भैया इसमें क्या हुआ था, इसी में याद रखना, इसी में प्रोटोनों की बीम टकराई गई थी जिससे बहुत एनर्जी निकली। एक दूसरे सिरे से छोड़कर प्रोटोन बीम टकराई गई थी। ये कौन सी बीम थी? प्रोटोन बीम। प्रोटोन बीम टकराई आपस में, प्रोटोनों की किरणें, इनको टकराया गया, प्रोटोन बीम टकराई। याद रखना कि ये 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग थी। ये क्या थी? 100 फीट नीचे मशीन कैसी थी? 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में प्रोटोन बीम टकराई। में क्या टकराई थी? प्रोटोन बीम। क्या टकराई? प्रोटोन बीम। और वर्ष 2012 में इन्होंने सफलता प्राप्त की एक ऐसे पार्टिकल को खोज करने में, ठीक है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो मेंशन भेजे को पढ़ना तो पड़ेगा, इसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, ठीक है। जब प्रोटोन बीम आपस में टकराई तो थोड़ा सा पेशेंस रखो नेक्स्ट टॉपिक तक आने में। यहां पर एक एनर्जी वैसी ही पैदा हुई और इनके टकराने से उतनी ही ऊर्जा पैदा हुई। ऊर्जा पैदा होती है जो बिग बैंग के बराबर थी। जब बिग बैंग हुआ होगा उतनी ही ऊर्जा को पैदा किया गया, उतनी ही ऊर्जा पैदा हुई जो बिग बैंग के बराबर थी जब ये प्रोटॉन बीम आपस में टकराई। और इनके आपस में टकराने से जो ऊर्जा पैदा हुई लोगों को समझ में आ गया कि ये क्या है, ठीक है। 2012 में सर्न ने गॉड पार्टिकल को पाने में सफलता प्राप्त की। गॉड पार्टिकल को पाने में सफलता प्राप्त की। ध्यान रखना, वो उस पार्टिकल को पा पाए जिस पार्टिकल की वो खोज कर रहे थे। बट नाउ आई एम टेलिंग यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। इसके टकराने से जो ऊर्जा निकली उससे इतना डाटा निकला कि लगभग 10 लाख लाइब्रेरियां भर जाएंगी। उस डाटे को पढ़ने के लिए समय चाहिए, मिली जरूर, लेकिन वर्तमान में इस प्रयोग को बंद कर दिया गया है। क्योंकि बात यह है कि जो डाटा मिला है इस डाटा को ही पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि जिस गॉड पार्टिकल को तुम पाना चाहते थे वैसा एक पार्टिकल तुम्हें मिल गया है। अब उस पार्टिकल पे स्टडी कीजिए। क्या कीजिए? स्टडी, ठीक है। क्या करें? उस पर स्टडी कीजिए। अब प्रोटॉन बीम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीज होती है कि नहीं होती? इसमें प्रोटॉन टकराए थे आपस में, ठीक है। वर्तमान में इसे बंद कर दिया गया है, यह भी याद रखना। वर्तमान में इस मशीन को बंद कर दिया गया है। वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है। नाउ दिस experiment
हैज क्लोज्ड। अब इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, जिनको समझ में आया बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। सुरंग कहां पर है? जेनेवा में, है ना। जेनेवा में ये सुरंग है। चलो हेडिंग डालिए, आकाश गंगाएं गैलेक्सीज। क्यों सर जी? उसमें डाटा इतना कि पहले इस डाटा को रिसर्च करो, तभी जब आगे की बात निकलेगी। क्योंकि ये डाटा जो निकला, ये जो दोनों बीम आपस में टकराई, उससे निकली एनर्जी उतनी एनर्जी थी कि बिग बैंग के समय निकली थी। तो उस एनर्जी का बहुत डाटा था कि भैया उस डाटा को आप पढ़ो, उसके बाद आप देख लेना। ठीक है, कि सन की लेबोरेटरी में रखा हुआ है। हाँ, सुधांशु त्रिवेदी बोले थे, ये बात सही है कि सर्न की लेबोरेटरी, सर्न बहुत बड़ी संस्था है, वो इसी बात पर रिसर्च करती है, उनका रिसर्च सेंटर बहुत बड़ा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये वाली बात समझ में आ गई। हेडिंग डालिए अब गैलेक्सी। देखिए बात ये है कि सर हम सिर के ऊपर से क्या फलाने करें, मेरी ड्यूटी बनती है पढ़ाना, है ना, मेरी ड्यूटी बनती है, और अपनी ड्यूटी से कभी नहीं पीछे हटूंगा। ये मेरी ड्यूटी बनती है इसको बताना। 2018 में इस मशीन को बंद कर दिया गया है। डालिए हेडिंग गैलेक्सीज। गैलेक्सीज, ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा पर है ये मशीन। ठीक है, इसका फोटो कल दिखाऊंगा, याद दिला देना मुझे। जो बच्चे टेलीग्राम पे वहां याद दिला देना, मैं दीवार दिखा दूंगा उसके फोटो। 100 फीट नीचे इसलिए ताकि टेम्परेचर बढ़ा रहे। ठीक है, मजा आना भी चाहिए यार, इसमें तो इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये तो मतलब। चलिए डालिए हेडिंग आकाश गंगाएं। अब अब आएगा मजा, नहीं आया तो। डालिए हेडिंग आकाश गंगाएं। गैलेक्सीज क्या होती हैं? गैलेक्सीज। नहीं, अब बोस अब जिंदा नहीं है, बोस अब जिंदा नहीं है। ठीक है, आकाश गंगाएं, तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। परिभाषा लिखिए, परिभाषा, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। आकाश गंगा कहलाता है। इट इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स। इट इज द ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्रुप ऑफ स्टार्स। आकाश गंगा में क्या क्या होता है? 98% भाग पर लगभग हमारे ब्रह्मांड में, हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। 100 अरब आकाश गंगाएं मौजूद हैं हमारे ब्रह्मांड में। साइमा परवीन, हम पढ़ रहे हैं, आपका कमेंट बताइए। कोई समस्या हो तो बताओ बेटा। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, मिलियन होता है करोड़, फिर होता बिलियन। देयर आर 100 बिलियन गैलेक्सीज। कितनी होती हैं? 100 बिलियन गैलेक्सीज। ठीक है, 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। तारे जो होते हैं, तारों के समूह, जैसे हमारा सूर्य भी एक तारा है, ऐसे ही हमारे आसपास पता नहीं कितने तारे हैं। सारे तारों को मिलाओ, एक ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप को आकाश गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। आकाश गंगा में, आकाश गंगा में
इन गैलेक्सीज क्या क्या मौजूद होते हैं? तारे। 98% भाग पर तारे होते हैं। 98% भाग पर होते हैं स्टार्स। 2% भाग पर होते हैं डस्ट। डस्ट होती है, गैस होती हैं और हाइड्रोन। इस तरीके से तो आकाशगंगा का सबसे बड़ा हिस्सा अभी सब बताऊंगा आकाशगंगा कैसी। बेटा आकाशगंगा कैसी होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें तारे कैसे हैं। आकाशगंगा के तारे आकाशगंगा का शेप डिसाइड करते हैं। देखो जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं एक बात आप समझिए, सबसे बड़ी चीज तो बेटा ब्रह्मांड है। कौन सी है? ब्रह्मांड। मेरे भाई ब्रह्मांड में मौजूद हैं गैलेक्सीज। क्या मौजूद हैं? गैलेक्सीज। इन्हीं गैलेक्सीज में हैं स्टार्स। क्या हैं? स्टार्स। और हर एक स्टार के चारों तरफ ग्रह हैं। स्टार्स के चारों तरफ क्या हैं? ग्रह। चारों तरफ ग्रह मौजूद हैं और इसी ग्रह को बोलते हैं, ग्रह और स्टार्स को मिलकर बोलते हैं सोलर सिस्टम। ऊपर से बात नहीं समझ में आ रही तो नीचे से समझो। सोलर सिस्टम तारे के चारों तरफ होता है। तारे जिस सिस्टम में होते हैं उसे गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी, सारी गैलेक्सियों का एक सिस्टम ब्रह्मांड है। ठीक है, एक सिस्टम क्या है? ब्रह्मांड। ठीक है, दैट इज गैलेक्सीज। क्या है? तो इस प्रकार दीज आर द ग्रुप ऑफ स्टार्स। तारे मिलकर एक सिस्टम बना लेते हैं। बहुत सारे तारे, अरबों खरबों तारे मिलकर एक सिस्टम बना लेते हैं। उस सिस्टम को आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, तो तारों का समूह आकाशगंगा कहलाता है। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा हैं। सभी सभी मैं बताऊंगा बेटा। उषा मेजर, अभी तुम 2 मिनट रुको रंजन, सब बताने वाला हूं। हाइड्रोन मतलब हाइड्रोजन से मिलती जुलती गैसें। आकाशगंगा में 98% स्टार्स होते हैं, 2% बाकी सारी चीजें होती हैं। हेडिंग डाल लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज। गैलेक्सियों का निर्माण कैसे होता है? ठीक है, इस बात को आप कल पढ़ेंगे। हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, आकाशगंगाओं का निर्माण कैसे होता है, हेडिंग डाल लो और यहीं से छोड़ दीजिए। कल बताऊंगा मैं कि आकाशगंगाएं कैसे बनती हैं। ठीक है, टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? GS बाय सुशांत सर पर चले जा सकते हो। कैपिटल G कैपिटल S जगह स्पेस BY सब कुछ उसमें लिखकर। सोलर सिस्टम जिसमें तारे और कुछ ग्रह शामिल होते हैं। ठीक है, जुड़ सकते हो आप। सब बताऊंगा बेटा कल। डस्ट माने धूल के कण। डस्ट धूल के कण।